नाजरीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन के एक नए शुमारे के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, आप इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यह प्रोग्राम हफ्ते भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी का आईनादार है, जिसमें हम हफ्ते रब तक के हर अहम वाक़े का खुलासा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में एक दहाई के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से नौजवानों का जोश दीदने। IUST के तुलबा को जदीद महारतों से लैस करने के लिए यूनिवर्सिटी में ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का इनेकाद। चिनार किताब मेला, श्रीनगर में पहला कौमी किताब मेला शुरू। बारामुल्ला में फौज का रोजगार मेला, हजारों नौजवानों की शिरकत। पखरपुरा बडगाम में हजरत सईद मोहम्मद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में रूह परवर तकरीबात का एहतमाम। भारतीय फौज के जवानों के साथ कश्मीरी बहनों ने मनाया रक्षाबंधन। पुलवामा के आमिर वानी ने अपनी पुरजोश सलाहियतों से प्रो कबड्डी लीग में पक्की कर ली है अपनी जगह, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में दूसरा हॉकी टूर्नामेंट शुरू। जम्मू कश्मीर में 10 बरस के तवील इंतजार के बाद असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ है। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक 3 मराहिल में मुनक्किद होने वाले इन असेंबली इंतखाबात के हवाले से लोग अपनी सरकार चुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब बाज़ाब्ता तौर से सियासी सरगर्मियों का आगाज हुआ है। नौजवान वोटरों का जज्बा खासतौर पर काबिल दीद है। भारत के इंतखाबी कमीशन की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में 90 अरकान की असम्बली की तश्कील के लिए इंतखाबात कराने के ऐलान के बाद इस खत्ते में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इंतखाबात का पहला मरहला 18 सितंबर 2024 को, दूसरा मरहला 25 सितंबर को और तीसरा मरहला 1 अक्टूबर 2024 को मुनक्किद होगा। 4 अक्टूबर को इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद नई सरकार की तश्कील के लिए रास्ता हमवार होगा। करीब 10 साल के अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से लोगों में खासा जोश खरोश पाया जाता है, और वो अपने हक की रायदही के जरिए अपनी सरकार चुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नौजवान वोटरों में इस हवाले से ज्यादा ही शौक व इश्तियाक पाया जा रहा है। डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेसी का असल मकसद ये है कि पॉलिटिकल सरकार में लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास उनके एरियाज में, उनके उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके जो परेशानियां होती हैं, लोगों के मसले होते हैं, लोगों के जो जितने भी मसाइल होते हैं, उसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, या हर लिहाज से जो वहाँ कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ने की जो चीजें रुक जाती हैं, उसे इस पॉलिटिकल सरकार की वजह से कहीं ना कहीं फिर एक बार मौका मिलेगा उभारने का और अजाला करने का। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल सरकार की वजह से ही आज देश भर में जो तरक्कियात याफ्ता चीजें अपने उरूज की ओर बढ़ रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का असल स्तून है कि हम पब्लिक गवर्नमेंट बनाए, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, जो इसका असली मफहूम है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक खुशाइंद कदम है, जहां लोगों को राहतें नसीब होंगी और लोगों की परेशानियां जो इस 10 साल के अरसे में उन्होंने फेस की है, उसका अजाला होगा। ये बहुत खुशाइंदा बात है। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इलेक्शंस का। पिछले 8-10 सालों में इलेक्शंस का एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का वेट कर रहे थे। तो आप देख ही रहे हैं कि हर एक जनरल पब्लिक में एक ऐसा एक इम्प्रेशन है कि एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का मौका मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में चहल पहल स्टार्ट हो जाएगी और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और लोगों को उम्मीद है कि जब वो कल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे तो उनका काम आसान होंगे। तो मेरे ख्याल से इससे कुछ आइंदा बात कोई नहीं हो सकती है, और लोगों को भरपूर तरीके से वोट करना चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है जिस किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट करके उनको कामयाब करना चाहिए, ताकि जितने भी उनके काम हैं कल वो उनको साथ बैठ के वो सारा कुछ हल कर सकते हैं। लोग खुश हैं। एक वैक्यूम था सोसाइटी में कि काफी टाइम से इलेक्शन हुए नहीं है, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं।
تو لوگ خوش ہے الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کا پسندیدہ لیڈر جو ہوگا, پسندیدہ پارٹی جو ہوگی وہ ایوان میں آئے گی, ان کے حقوق کی بات کرے گی, جو پرابلمس ہے لوگوں کو وہ فیس کر رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرا ماننا ہے اٹس اے ویری ویلکم اسٹیپ بائی مودی جی, کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے یہ اعلان کروایا کہ الیکشن ہونے والے ہیں یہاں پہ, اینڈ کہیں نہ کہیں پہ ایک ریسپیکٹفل اسٹیپ جوڈیشری کی طرف بھی ہے کہ ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور صحیح ٹائم پہ الیکشنز کا فیصلہ کیا, اور ایک ذمہ داری بنتی ہے ای سی آئی پہ کہ ایک فیئر اور اچھے الیکشن ہو یہاں پہ, اور جو اچھے کینڈیڈیٹس وہ سامنے آ کے لوگوں کی بھلائی کا کام کرے اور ان کے حقوق کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے. انتخابات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیوں نے زور پکڑنا شروع کیا ہے اور اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے درمیان انتخابی اتحاد اور گٹھ جوڑ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. کئی سیاسی جماعتوں نے کئی چناو حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کو نامزد بھی کیا ہے. آئی یو ایس ٹی اونتی پورہ میں پچھلے دنوں ڈرون ٹیکنالوجی پر ایک شاندار ورکشاپ منعقد کیا گیا جس میں طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی کی گہرائیوں اور گہرائیوں سے روشناس کرایا گیا. آئیے دیکھتے ہیں اس ورکشاپ کی مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں پچھلے دنوں ڈرون ٹیکنالوجی پر ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس سے طلباء کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں عملی تربیت اور وسیع جانکاری فراہم ہوئی. وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کی زیر صدارت اس ورکشاپ میں ممتاز ماہرین پروفیسر کاوی آریہ, آئی آئی ٹی ممبئی اور اکیڈمک سیکٹر کے ایاز حسن مون نے شرکت کی. ورکشاپ میں بڑی تعداد میں طلباء نے حصہ لیا اور ڈرون ٹیکنالوجی میں نئی پیش رفت کے بارے میں جانکاری حاصل کی. وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے زمین سائنسز, زراعت, موسمیات اور سروے جیسے شعبوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کی جدید انجینئرنگ میں اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی پورے عزم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے اور تحقیق کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے. آج کا جو یہ ورکشاپ آئی یو ایس ٹی میں ون ڈے ورکشاپ جو ہو رہا ہے, دس از اباؤٹ ہینڈس آن ڈرونز. اگر آپ دیکھیں ڈرونز یا یو اے وی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اپلیکیشنز آلموسٹ ہر ایک فیلڈ میں ہے. آئی مین چاہے آپ آج کل تو میریجز میں بھی ڈرونز یوز کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ جتنے بھی سیکٹر, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, ہارٹیکلچر ہو, جیولوجی ہو, مائننگ ہو, گلیشیئرس ہو, ہر فیلڈ میں یو اے ویز کا اپلیکیشنز ہے. اور اس کا مقصد تھا کہ آج جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈرونز کا ڈیمانسٹریشن ہینڈس آن ورکشاپ, سو دیٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہو جائے, ہاؤ کین دے یوز دیز ڈرونس اینڈ ہاؤ کین دے گیٹ ایکوینٹڈ ود دس ٹیکنالوجی سو دیٹ دے کین ہیو دیئر کیریئرس ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف دا ڈرونز. ورکشاپ میں شریک طلباء نے اس تربیت کو اپنی مستقبل کی زندگیوں کے لیے مفید قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اس ورکشاپ کی وساطت سے ڈرون ٹیکنالوجیز کے بارے میں قیمتی جانکاری حاصل کی ہے جو زراعت کے لیے فلم سازی تک مختلف صنعتوں میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے. جو آج ہمارا ورکشاپ یہاں پہ ہوا دیٹ واز آن ڈرون ٹیکنالوجی, اینڈ اس ورکشاپ میں ہمارا کولیبریشن تھا ود آئی آئی ٹی بامبے. وی گاٹ ٹرینرز فرام دیئر, ٹرینرز آئے وہاں سے, انہیں بچوں کو سکھایا ڈرون کیسے آپریٹ کرتے ہیں, ڈرون کیسے کام کرتے ہیں اور ڈرون سے کیا کیا کام نکال سکتے ہیں ہم. یہ ایک انوویٹو شروعات تھی ہمارے کالج کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ نے سیکھا ہم ٹیکنالوجی سے کیسے کام لے سکتے ہیں اور سوسائٹی کی طرف کیسے ہم وہ پٹ آن کر سکتے ہیں. پروگرام کے دوران ماہرین نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے ذریعے طلباء کو ڈرون کے اجزاء اور ان کے افعال سے متعارف کرایا. اس کے علاوہ ایک لائیو ڈرون ڈیمانسٹریشن بھی پیش کی گئی جس سے طلباء کو ڈرون چلانے کا عملی تجربہ حاصل ہوا. سری نگر کے ایس کے آئی سی سی میں گزشتہ دنوں چنار کتاب میلے کا آغاز ہوا. وادی کشمیر میں قومی سطح کا یہ کتاب میلہ پہلی بار منعقد ہوا ہے. آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات اس خصوصی رپورٹ میں. سری نگر کے ایس کے آئی سی سی میں گئے دنوں نیشنل بک ٹرسٹ اور ضلع انتظامیہ سری نگر کے اشتراک سے کتاب میلہ منعقد ہوا. یہ وادی کشمیر کا پہلا قومی کتاب میلہ ہے جس میں قومی اردو کونسل NCPUL نے بھی حصہ لیا. 9 دن تک جاری رہنے والے اس میلے میں 300 سے زیادہ سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں اردو, انگریزی, کشمیری, ہندی, ڈوگری اور دیگر ہندوستانی زبانوں میں کتابیں دستیاب رکھی گئی تھیں. تقریب کے خاص مہمانوں میں سری نگر ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ, نیشنل بک ٹرسٹ کے
डायरेक्टर युवराज मलिक, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीलोफर खान और ICHR के चेयरमैन रघुवेंद्र तनोर शामिल थे। नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक ने इस मौके पर इस बुक मेले के अगराज व मकासिद बयान करते हुए कहा, ये एक पहल है हमारी कि जो कश्मीर के इतिहास की, जो कश्मीरियत की, कश्मीर के देश की जो असलियत है वो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जिस दौर से कश्मीर गुजरा है, समय बदल रहा है, तो दुनिया को जानना चाहिए भी कश्मीर की असलियत क्या है। तो कश्मीर में, जैसे मैंने अपने लेक्चर में कुछ समय पहले कहा, कश्मीर कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं था। ये इसको समझना, जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ लेता है उसको कश्मीर समझ आ जाता है। तो NBT ने और ICHR ने मिलकर, ICHR की एग्जीबिशन को अगर आप देखेंगे तो हम दुनिया को ये दिखाने जा रहे हैं, इसमें बताना चाहते हैं इसमें कि कश्मीर का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है। 3500 साल प्राचीन इतिहास है। समय आता गया, बदलता गया, पर कश्मीरी नहीं बदला। कश्मीरी मूल रूप से एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा इंसान है जो शांति चाहता है, शांति का प्रदेश है ये। मेले की इफ्तिताही तकरीब में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए तलबा और किताब दोस्त अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर कई किताब दोस्त और किताबों की पढ़ाई के शौकीन कलमकारों और सुखनवरों ने अपने ज़री ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। जो लोग किताब से मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो ये एक नियामत गैर मुतरकबा की समझो तमसील है, और ये मौका यहाँ कश्मीर में मैं समझता हूँ कि बहुत कम मैसर आता है। तो बहरहाल ये इन लोगों का, जिन्होंने ये अहसन कदम उठाया है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो लोग आज भी इस दौर में भी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है और हाथ में एक खिलौना है और इंसान इल्म से बेबहरा होता जा रहा है, इस वक्त में ये काम और ये जो मेला लगना है, जो ये कुछ लोगों के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। और जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं और इसको अपना रफ़ीक ज़िंदगी समझते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत बड़ी नियामत है। मेले में कई नादिर किताबें नुमाइश और बिक्री के लिए रखी गई थीं, जिसकी वजह से शायकीन कुतुब ने मेले के इनेकाद की खासी सराहना की। मेरे लिए मैसेज यही होगा कि एज मच एज पॉसिबल यहाँ आएँ और देखिए, बुक्स की तरफ बुक्स खरीदें, बुक्स देखें कैसे कैसे लोग ने लिखा है, कैसा काम किया हुआ है, और अपना एक नॉलेज बेस एनरिच करें। तो मेरी सबसे ये बच्चों से खासकर ये दरख्वास्त रहेगी कि आप आ जाएं और पेरेंट्स को स्पेशली ब्रिंग योर चिल्ड्रन ओवर हियर, और उनको ये दिखाएं, हर एक स्टॉल में बुक्स उनके लिए ले लें। तो जैसे आप उनको मॉल्स में लेते हैं, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को किताबों की तरफ एक रुझान पैदा करें उनके लिए। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त बन सकती है, जिससे इंसान इल्म व दानिश के मोतियों से मालामाल होकर अपनी जिंदगी को ताबिंदा और दरख्शां बनाने की राह हमवार कर सकता है। आर्मी की डैगर डिवीजन ने पिछले दिनों बारामूला के चनार नौजवान क्लब में 2 रोजा रोजगार मेले का इनेकाद किया। इस मेले का मकसद मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना और मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत की तलाश में रहने वाले नौजवानों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। फौज की डगर डिवीजन ने गुज़श्ता दिनों बारामूला के चिनार नौजवान क्लब में 2 रोजा रोजगार मेला मुनक्किद किया। इस मेले में जम्मू कश्मीर के तकरीबन 2500 नौजवानों ने शिरकत की, जहां उन्हें 750 मुलाजमतों के मौके फराहम किए गए। इस मेले के इनेकाद में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने फौज के साथ करीबी ताउन किया था। इस मेले में मकामी और बैरूनी मुलाजमत दहंदगान ने शिरकत की, जिससे नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों जैसे ज़राअत, बागबानी, पशुपालन और हथकरघा में रोजगार के मौके फराहम किए गए। मेले में मुख्तलिफ स्कीमों और खुद रोजगार के इम्कानात के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। इसके अलावा मुतअद्दिद निजी कंपनियों ने भी इस मेले में हिस्सा लिया, जहां हुनरमंद और गैर हुनरमंद अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम किए गए। इस मौके पर नई कायम करदा IT लैब की सहूलत से ऑनलाइन इंटरव्यूज भी मुनक्किद किए गए। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। दीदी, नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो।
फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स, जैकेट। ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। उर्स पाक हजरत सुल्तान सईद मोहम्मद अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में पखरपुरा बडगाम में उनके आस्तान आलिया पर गुज़िश्ता दिनों सबसे बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई, जहां ज़िक्र अज़कार और नातो मुनाजात की रूह परवर महफिलों में आपसी भाईचारे और वादी की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वादी भर में हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्तान आलिया पखरपुरा बडगाम में मुनक़िद हुई, जिसमें रात भर ज़िक्र अज़कार और नातो मनाजात की महफिलें आरास्ता हुई, जिनमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रूह परवर मजलिस में मुकर्रीन ने हजरत सैयद अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के दीनी खदमात को उजागर किया और आपसी भाईचारे की उनकी तालीमात पर मुफस्सल रोशनी डाली। इलावा अजीम मुल्क और खासकर वादी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर तबरुकात की निशानदेही भी की गई। भारतीय फौज के जवानों की कुर्बानियों को सराहते हुए कुपवाड़ा की ख्वातीन ने पिछले दिनों भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन वहां तैनात फौजी जवानों के साथ बड़ी धूम और अकीदत से मनाया। उन्होंने सिपाहियों के हाथों पर राखियां बांधकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। आइए देखते हैं इस खुशकन सूरतहाल के ये दिलफरेब मंजर। भाई बहन के प्यार की अलामत के तौर पर मनाए जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार गए दिनों पूरे मुल्क के साथ साथ वादी के अतराफ व अकनाफ में जोश जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के हवाले से एक शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जहां बहनों ने भाइयों की कलाई से प्यार बांधा और यूं अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने उन जियाले भाइयों के सुपर्द कर दी। शंकराचार्य पहाड़ी पर वाक़ा मंदिर में हर उम्र और पस मंजर के अफराद ने बड़ी तादाद में आकर इस मुकद्दस त्यौहार को अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया। कुपवाड़ा में फौज के पेटहरी गेरजन में राखी त्यौहार बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। मकामी खवातीन ने मुख्तलिफ देहात से आकर कुपवाड़ा टेरियर्स के जवानों को राखियां बांधी, जो अपने खानवादों से दूर मुल्क की हिफाजत की खातिर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस जज्बे मोहब्बत और अकीदत के इजहार पर जवानों ने न सिर्फ उन खवातीन का शुक्रिया अदा किया बल्कि उनके लिए तहाइफ भी पेश किए। इन जवानों ने इस अज़म का इरादा किया कि वो हमेशा अपनी इन बहनों की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे और कुपवाड़ा में खवातीन की बाइख्तियारी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। उधर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली शीला हंडू ने एक आरआर आर्मी हेडक्वार्टर अनंतनाग पहुंचकर अपने बहादुर फौजी भाइयों से अकीदत का इजहार करके उनकी कलाइयों पर राखी बांधकर उनके साथ ये त्यौहार मनाया। उनकी मौजूदगी से कैंप में मौजूद फौजी एहलकारों ने खुशी महसूस की। आज के दिन में मुझे लगता है कि ये जवानों को मैं अगर राखी बांधूं, इनकी लंबी उम्र हो जाए, इनको भगवान अच्छी तरह से कामयाबी दे जहां भी ये काम करते हैं। आज पूर्णिमा का दिन है, आज अमरनाथ का वो पूजा का दिन है और आज के दिन ही हम अपने भाइयों को, ये हमारी परंपरा है, बहन भाई को राखी बांधती है। लेकिन आपको पता है ये भाई लोग जो है ये बेचारे बहनों से दूर अपने हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको राखी बांधने के लिए आ रही हूँ। रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन का ये नाता खैर सगाली के जज्बे और इंसानी रिश्तों में खुशगवारियत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे इंसानों के एहतराम और उनके दरमियान खैर सगाली के जज्बात परवान चढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे फौजी भैया हैं वो दिन रात ड्यूटी करते हैं और वो अपने घर से दूर रहते हैं, जिस कारण जो उनकी बहनें हैं वो उनको राखी नहीं बना पाती हैं, तो हम उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो मेरे को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और उनको भी बहुत अच्छा फील हुआ है। खुशी हमें इनके बच्चों के आने से मिली, उस खुशी का बयान अल्फाज में नहीं किया सकता है। हम लोग बहुत ही प्रसन्न और प्रफुल्लित हैं और इसका बयान अल्फाज में नहीं किया सकता है। और ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं
کہ جب کوئی آپ کو راکھی باندھتا ہے اس کی انوبھوتی ایک بھائی ہی بہتر سمجھ سکتا ہے، اس کا بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ بہت خوش ہیں، بہت ہی حد سے لوت پوت ہیں، اور ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ کوئی ہمارے کیمپ میں آ کر کے ہمیں راکھی کا جیسے پوتر دھاگے سے ہمیں باندھا، اور بھائی اور بہن کے پیار کو پرتیک اس تہوار کو ہم لوگ نے بہت اچھے سے منایا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں جنوبی کشمیر کے پلوامہ کی طرح، جہاں ڈوڈورا گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کبڈی کھلاڑی عامر وانی نے پرو کبڈی لیگ کے سیزن 11 میں اپنی جگہ بنا کر پورے خطے کا نام روشن کیا ہے۔ پلوامہ کے ڈاڈورا گاؤں کے باصلاحیت نوجوان عامر وانی نے پرو کبڈی لیگ کے سیزن 11 میں اپنی جگہ بنا لی ہے، جو اکتوبر میں شروع ہو رہی ہے۔ 26 سالہ آل راؤنڈر عامر کو جے پور پنک پینتھرز نے 9 لاکھ روپے کی بنیادی قیمت پر خریدا ہے۔ 118 کھلاڑیوں میں شامل تھے جو 15 اور 16 اگست کو ممبئی میں PKL نیلامی میں گئے تھے۔ عامر نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ الفاظ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے اور پچھلے 4 سال سے PKL میں جگہ بنانے کے لیے سخت محنت کر رہے تھے۔ مارچ 2024 میں عامر نے 70ویں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کے لیے جموں کشمیر کے کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے منعقدہ تربیتی کیمپ میں جگہ حاصل کی تھی۔ انشاءاللہ یہی ہے، ابھی مجھے موقع ملا، انڈیا کی بہت بڑی لیگ ہے، اگر دیکھا جائے کبڈی دوسرا سپورٹ ہے جو انڈیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو اپنا یہی ہے کہ انشاءاللہ اچھا کریں گے تو آگے اپنے دیش کا نام روشن کریں گے، اپنے کشمیر کا نام روشن۔ اپنے JNK میں جیسا ٹیلنٹ میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں آل اوور انڈیا میں کبڈی کھیلنے گیا، اپنے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل چیز دی ہے، وہ ہے پاور، طاقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں کچھ سکل ایڈ کرنے اس کے لیے۔ اگر ہم بات کریں ایران اور JNK کشمیر کا پاور سیم ہے، جب ایرانی پہلے آئے تھے وہ پاور کے اوپر کھیلتے، ان کے پاس ٹیکنیک نہیں تھا، جیسے انہوں نے انڈیا میں ٹائم دیا تو ان کو وہ ٹیکنیک ملی اور وہ ابھی بہت آگے جا رہے تھے۔ ہمارا یہی ہے یہاں کے یوتھ کا کہ آپ آ جاؤ اس فیلڈ میں، بہت زیادہ اس میں اسکوپ ہے، آپ کا فیوچر ایک دم 100% سیف ہے۔ اور دیکھا جائے گا جاب کے لیے بھی یہاں پہ پولیس ٹیم جو JNK پولیس ٹیم SRO میں بھی یہ گیم ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ ان کیس اگر آپ کل پرو کبڈی نہیں کھیل سکتے تو کم سے کم آپ جاب کے لیے سیکور ہو، آپ کو لائف پورا سیٹ ہے کبڈی میں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج کے یوتھ میں جو ہمارے بھائی بہن ڈرگ میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی سپورٹ میں آؤ، ادھر آپ فٹنس از دا مین تھنگ، فٹنس کرو، خالی گیم کھیلنے کے لیے نہیں، اپنے صحت کے لیے، اپنی باڈی کے لیے فٹنس بہت ضروری ہے۔ پرو کبڈی لیگ میں عامر وانی کی شمولیت کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، جو ان کی کامیابی کو اپنے لیے حوصلہ بخش قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پہ JNK میں بہت سارے کبڈی پلیئرز ہیں جو ابھی کھیل رہے ہیں، یہ ان کی انسپریشن ہے۔ عامر صاحب سب کے پلیئرز کے انسپریشن بن گئے ہیں، اور یہ ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے یہاں جموں اینڈ کشمیر کے لیے۔ دیکھیے ایک بچہ یہاں پہ سلیکٹ ہوا ہے، پہلے جموں ڈویژن میں ایک بچہ سلیکٹ ہوا تھا لکی شرما، اب یہ یہاں پہ بھی فارچونیٹلی یہاں پہ بھی ایک بچہ سلیکٹ ہوا ہے، تو یہ سارے بچوں کے لیے جتنے بھی کبڈی پلیئرز ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن بن گئے ہیں۔ عامر کی اس کامیابی سے اس کے رشتہ دار اور خیر خواہ خوشی اور جوش سے سرشار ہیں، اور عامر کی کامیابی کو اپنے لیے ایک بڑے اعزاز سے تعبیر کر رہے ہیں۔ نیوز سنی تو میں بیان نہیں کر سکتا کتنا خوش ہوا، میں بہت ہی خوشی کی مومنٹ۔ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اس وقت، میں رک گیا سائڈ میں، تو اتنا خوش ہوا میں نے رویا۔ میں نے اللہ سے بہت شکر کیا، اللہ کا بہت بہت لاکھ شکر ہے یہ اس پلیٹ فارم میں پہنچ گیا۔ آج ہمارے گاؤں میں کیا پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے جموں کشمیر میں آج خوشی کی ایسی لہر ہے جو آج تک ہم نے نہ دیکھی نہ ملی تھی، لیکن آج انشاءاللہ ملی، انشاءاللہ آگے بھی ملتی رہے گی۔ میں پورے اس گاؤں کی طرف سے پورے ڈسٹرکٹ جموں کشمیر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، خاص کر عامر احمد وانی ریزیڈنٹ آف ڈاڈورا، اس کو بھی بہت بہت مبارک ہے میری طرف سے۔ تعمیر اور خودی کا جذبہ انسان کو ہر حال میں کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور عامر نے یہ سب ثابت کر کے دکھایا ہے۔ ہاکی کے عظیم کھلاڑی میجر دھیان چند کی برسی کے سلسلے میں پولو ویو ہاکی اسٹیڈیم میں گئے دنوں منعقد شاندار تقریب کے ساتھ ہی کشمیر میں دوسرا میجر دھیان چند ہاکی ٹورنامنٹ شروع ہوا۔ یہ ٹورنامنٹ چنار کور کے ہیڈ کوارٹر 31 سب ایریا کی جانب سے JK اسپورٹس کونسل اور ہاکی کے JK کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ سری نگر کے پولو گراؤنڈ ایسٹرو ٹرف ہاکی میدان میں میجر دھیان چند ہاکی ٹورنامنٹ کا دوسرا ایڈیشن شروع ہو گیا۔ بریگیڈیئر ادے جاوا ڈپٹی GCO 31 سب ایریا نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔
खेलों के कौमी दिन के हवाले से इस टूर्नामेंट का एहतमाम फौज की चनारकोर के हेडक्वार्टर 31 सब एरिया ने J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और हॉकी JK के इश्तिराक से किया है। कश्मीर वादी के 10 अजला से 12 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। फाइनल 29 अगस्त 2024 को खेलों के कौमी दिन के मौके पर खेला जाएगा। ऐसे टूर्नामेंट्स का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो मकामी, कौमी और बैन अक़वामी सतह पर हॉकी और दीगर खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के साथ साथ जिस्मानी व ज़हनी सेहत में बेहतरी ला सकें। हमारा मेन एम है कि हॉकी को प्रमोट किया जाए, स्पोर्ट्स को बच्चों के लिए ये कर रहे हैं कि वो ड्रग से दूर रहेंगे और स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेंगे, इससे उनकी एक्टिविटीज़ में बड़ा फर्क पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट किए जाए, क्योंकि हमारे पहले ग्राउंड की बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये स्पोर्ट्स काउंसिल की वजह से हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल हैं 2। हम चाहते हैं कि ऐसे ग्राउंड और भी जगह बने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारी बारामूला की टीम है, हमारा हॉकी का हब है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। तो मालूम है कि यहाँ के हालात की वजह से बच्चों ने काफ़ी सेटबैक लगा है, लेकिन अब लास्ट ईयर से जब से ग्राउंड अवेलेबल है तो बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और होप है कि आगे भी वो हमारे कुछ लड़के अब क्या में चले जूनियर सब जूनियर में गए हैं, कुछ जूनियर में जाने वाले हैं, तो काफ़ी प्रमोशन मिल गया। कहते हैं कि यूथ घरों से बाहर आएँ। हम नहीं चाहते कि सिर्फ हॉकी में, बाकी स्पोर्ट्स में भी, ताकि उनको थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए और जो स्टडी की लोड है उनको उससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 की ओलंपियाई खेलों में हॉकी में मुल्क के लिए 3 गोल्ड मेडल हासिल करने में नुमाया किरदार अदा किया था। हॉकी के मुमताज खिलाड़ी उन्हें हॉकी के हवाले से नौजवानों के लिए मशले राह करार देते हैं। ध्यानचंद वो कोई ऐसा ही, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसा होगा जो ध्यानचंद को ना जानता हो। विजार्ड ऑफ हॉकी उसको कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वो एक खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक रिप्रेजेंट किया है, इवन कि जर्मनी को भी हराया है उन्होंने। तो आज उनके नाम पे 2nd एडिशन जो आप देख रहे हैं ध्यानचंद टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया आर्मी की तरफ से। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी की तरफ से कि हम जैसे प्लेयरों को एक किस्म का फील्ड मिलता है खेलने के लिए और हम एक उजागर होते हैं एज ए प्लेयर। और ऐसी जो टूर्नामेंटें हैं वो हमें आगे करनी चाहिए ताकि जो प्लेयर हैं उनको आगे जाने का मौका मिले, नेशनल रिप्रेजेंट करें, इवन कि इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करें। मुल्क का कौमी खेल होने की वजह से हॉकी के शायकीन और खिलाड़ी मानते हैं कि इस टूर्नामेंट की वसातत से जम्मू कश्मीर में हॉकी को एक अहम खेल की हैसियत से मुतारिफ कराने और यहाँ के नौजवानों को इस खेल की जानिब मुतवज्जो करने में खासी मदद मिल सकती है। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, एक स्पोर्ट्स पर्सन को सर, एक खिलाड़ी को एक सर प्लेटफॉर्म मिल रहा है सर। ये पिछले साल भी हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था और हम ऐसे ही जो हॉकी के ऑर्गेनाइजर सर इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हर साल ऐसे ही इवेंट होना चाहिए हॉकी का, और सर ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट होने चाहिए। और गवर्नमेंट से भी यही अपील है सर हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें और यहाँ पे आएँ, ग्राउंड में आएँ, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें। जैसे कि आप सब देख रहे हैं आजकल जो ड्रग्स है सर, ड्रग्स बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है हमारे J&K में, और सर J&K की बात करें ऑल इंडिया में फैल रहा है। और सर पहले जो ड्रग्स है हमारे सिर्फ मूवीज़ में, सीरियल्स में देखने को मिलता था, आज सर ये ड्रग्स हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। तो सर ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। और सर ये जो है ड्रग्स, इसको हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। इस स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होगा और सर स्पोर्ट्स के ज़्यादा इवेंट करने होंगे। इस इवेंट की वजह से हम ड्रग्स को ख़त्म कर सकते हैं और जितने भी यंग्स लड़के हैं, यूथ है, इनको हम अपने साथ स्पोर्ट्स के ही थ्रू जोड़ सकते हैं। हॉकी जैसा खेल जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो नौजवानों में चुस्ती के अलावा उन्हें नज़्म व ज़ब्त से भी आरास्ता करता है। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।